यस, हम लोग का आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। बड़ा वैल्यूएबल टॉपिक है, बड़ा पॉपुलर ये भी टॉपिक है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये एक्चुअली डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन से रिलेट करता है। हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं ये मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर डी का मतलब, ये पूरे टॉपिक का मतलब है, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं और जनरली प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर करते हैं और ये रिएक्शन एक डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब, डिकार्बोक्सिलेशन तो समझ गया, डिग्रेडेशन का मतलब डिग्रेड हो जाना, कार्बन के कंटेंट कम हो जाना, इसलिए यूज करते हैं। मतलब क्या है ये एक्चुअली, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करना है, डिग्रेडेशन एग्जैक्टली है क्या। होता क्या है कि फन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, फन कार्बोक्सिलिक एसिड are heated with soda lime। अब याद करो सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम इज NaOH प्लस क्विक लाइम। सोडा लाइम का कंपोजिशन होता है, when कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड विद सोडा लाइम फॉर्म क्या, हाइड्रोकार्बन्स। हम नहीं ये कह रहे हैं एल्केन बनाना, सर एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं, जो भी मर्जी हो वो बना सकते हैं। क्या होता है, जैसे मैंने ये बात किया RCH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम इज NaOH प्लस CO। NaOH और क्विक लाइम के साथ हीट करते हैं। कभी कभी CaO की जगह पर आपको BaO भी दे सकता है, SRO भी दे सकता है, MgO भी दे सकता है, लेकिन आपको अपने केस में जब भी मिलेगा तो क्विक लाइम ही मिलेगा। अपने केस में जब भी मिलेगा तो क्विक लाइम ही मिलेगा। और यहां पर जो बनने वाला होता है वो RCH3 बन जाता है। ये एल्केन प्लस CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, या Na2CO3 लिख लो, जो भी मर्जी हो वो लिख लो, वो प्रिपेयर हो जाता है। Na2CO3 या CaCO3 वो सब प्रिपेयर हो जाते हैं आराम से। चलो ये लिख देते हैं क्या, Na2CO3। और CO क्या करता है, CO का मेन फंक्शन क्या होता है, यहां पर ड्राइंग एजेंट के लिए भी यूज करते हैं। ड्राइंग एजेंट मतलब मॉइस्चर को अलग करने के लिए भी यूज करते हैं। मॉइस्चर को क्विक लाइम ड्राइंग एजेंट है, क्विक लाइम ड्राइंग एजेंट है। अगर हम NaOH CaO नहीं देंगे, अगर मैंने इसी कंपाउंड में अगर CaO नहीं दिया होता, अगर इसी में CaO नहीं दिया होता, सिर्फ NaOH दिया होता, तो ये सिर्फ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता, बस ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता। तो रिएक्शन हमारी मेनली ऊपर वाली है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगर NaOH के साथ क्विक लाइम दिया है तो ही यही रिएक्शन की बात करेंगे, अदरवाइज क्विक लाइम नहीं दिया है तो इस रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। क्विक लाइम नहीं दिया है तो हम सिर्फ एसिड बेस सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और सिर्फ क्विक लाइम दिया है तो भी हम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सिर्फ क्विक लाइम दिया है तो भी हम सिर्फ सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट। एक्चुअली देखते हैं मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ये होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। सर कैसे
कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। ध्यान से समझेंगे मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट जो है, स्टेप फर्स्ट है एसिड बेस स्टेप। एसिड बेस स्टेप कैसे है देखो, जैसे ये RCH2 C डबल बॉन्ड OH है, NaOH के साथ इसने एसिड बेस किया, RCH2 C डबल बॉन्ड ONA। एसिड बेस किया R प्लस, यहां से क्या रिमूव हो गया, H2O रिमूव हो गया। स्टेप जो सेकंड है वही सर RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और यहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायन। कार्बोएनायन फॉर्म होता है एज इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन का याद रखना, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोएनायन फॉर्म होता है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोएनायन फॉर्म होता है। मैंने लिखा हुआ है आगे, इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, की पॉइंट, उनको बाद में बताते हैं। सेकेंड स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही पूरी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। कैसे डिटरमाइन करता है, ये होता है RCH2 C डबल बॉन्ड ONA जो है, ONA है, ये जब CaO के साथ हीटिंग इफेक्ट ऑपरेट करते हैं तो उस समय ये डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देके ये CO2 निकलता है सर, CO2 निकलता है, तो ये बन जाता है RCH2 माइनस, बन गया आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। इसका रेजोनेंस वेजोनेंस जो होना होगा वो होता रहेगा। ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, प्लस क्या बनेगा, CO2 अब NaOH रहा होगा, उसके साथ कंबाइन करके Na2CO3 बनाया होगा, वो बाहर चला गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रिएक्टेंट में अगर 3 कार्बन थे तो प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही कार्बन बचे हुए रहे होंगे, क्योंकि एक CO2 रिमूव हुआ। अब लास्ट स्टेप जो होता है, स्टेप जो थर्ड होता है सर, वो एसिड बेस स्टेप होता है। फिर से एसिड बेस स्टेप होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा बेस है और यहां से वाटर रिमूव हुआ है, ये बहुत अच्छा बेस है, यहां से वाटर रिमूव हुआ है सर। ध्यान देंगे RCH2 माइनस जो है ये H2O के साथ एसिड बेस करके RCH3 का फॉर्मेशन कर लेता है, दिस इज द प्रोडक्ट। RCH3 का फॉर्मेशन कर लेता है, प्लस OH माइनस अपना NaOH COA के साथ चला जाता है। याद रखना, इसका जो मेन स्टेप है वो सेकंड स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, गवर्निंग स्टेप है। इस पूरी रिएक्शन के रेट इंटरमीडिएट कार्बोएनायन पर डिपेंड करती है। कार्बोएनायन का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। यही मैंने पॉइंट लिखा है। RDS स्टेप इन दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ intermediate कार्बोएनायन। RDS step of this reaction is formation of intermediate कार्बोएनायन। दूसरा रीअरेंज, ये गलत बात लिख दिया क्योंकि जरूरत ही नहीं है इसकी। रीअरेंजमेंट तो कभी कार्बोएनायन में होता ही नहीं, हाँ रेजोनेंस जरूर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन या ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जो ईज ऑफ रिमूवल है या रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन या रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड, एक चीज देखना है और कुछ नहीं देखना है सर। COOH को हटा के एक ही बात दिमाग में रखना, COOH को हटा के एनायन बना के सोच लो, COOH को हटा के एनायन बना के सोच लो और आपका प्रोडक्ट बन जाना है। COOH हटा के एनायन बना के सोच लो, कार्बो एनायन बना के सोच लो और आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाना। जब कार्बो एनायन बनेगा तो उसके पास H आ चुका होगा, खत्म। उसके पास H आ चुका होगा, खत्म टॉपिक। कैसे? कार्बो
एनायन बनाना इसका गवर्निंग फैक्टर होगा। जैसे मैंने कुछ कंपाउंड लिखे, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। सबसे सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। हम COOH को, इससे सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस, सबके लिए सर्वैल्यूएबल होती है। हम सबसे पहले इसमें अगर सीधे सीधे देखना है, डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर देखना है, तो सबसे पहले COOH हटा ले, COOH हटा ले और क्या बना ले, कार्बोएनायन बना लेंगे। और जितना स्टेबल कार्बोएनायन बन जाए, जितना स्टेबल कार्बोएनायन बन जाए सर, जितना स्टेबल कार्बोएनायन बन जाए, इसका मतलब उसका डीकार्बोक्सिलेशन उतना ज्यादा था। ये देखो, ये देखो सर, ये देखो, अगर ये COOH हटेगा तो यहां पर माइनस बनेगा, ये सर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये COOH हटेगा, यहां पर माइनस बनेगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये COOH हटेगा, यहां पर माइनस बनेगा, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। परसेंटेज s करेक्टर बढ़ाओगे, परसेंटेज s करेक्टर बढ़ाओगे, परसेंटेज s करेक्टर बढ़ाओगे, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। परसेंटेज s करेक्टर बढ़ाओगे, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर हम ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर हो जाना है C, B और A। याद रखना, अगर दिखाई दे जाए तुमको तो याद रखना, बहुत सिंपल से सवाल होंगे, बहुत इजी सवाल होंगे, सिर्फ तुम सॉल्व कर पाओगे, समझ लो, सिर्फ तुम सॉल्व कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ABC, यहां पर आप कार्बोएनायन बनाओगे, यहां पर कार्बोएनायन बनाओगे, यहां पर कार्बोएनायन बनाओगे, खत्म, खत्म क्वेश्चन। आंसर विल बी क्या, A, B एंड C। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी कम हो रही है, प्लस एम इफेक्ट बढ़ रहा है, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी कम हो रही है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, रेजोनेंस बढ़ रहा है, माइनस एम इफेक्ट बढ़ रहा है, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। थर्ड देखो, थर्ड बड़ा अच्छा सवाल है सर। थर्ड, अगर ये निकालोगे, यहां एनायन बनाओगे तो सोच लो सर, ये एंटी एरोमेटिक बन गया है सर, सोच लो सर, एंटी एरोमेटिक बन गया है, बहुत गलत बात है। अगर यहां पर COOH हटा के यहां एनायन बनाओगे तो सर सोच लो सर, ये एरोमेटिक बन गया है सर। इसको अगर हटाओगे तो यहां पर अगर निगेटिव चार्ज बनाओगे तो सर सोच लो, ये नॉन एरोमेटिक बन गया है सर। और इसको अगर हटाओगे, यहां COOH बनाओगे, सोच लो सर, 2 2 4 2 6 और एक प्लस चार्ज, मतलब ये हमने एरोमेटिक बना दिया है। सिंपल सी बात, जितना स्टेबल एनायन बनाएंगे, सिंपल सी बात, जितना स्टेबल एनायन बनाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन की रेट उतनी ज्यादा होगी, डीकार्बोक्सिलेशन की रेट उतनी ज्यादा होगी। अब ये एरोमेटिक है सर, ये एरोमेटिक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल एनायन है? ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसका एनायन डिलोकलाइज होके O के पास आएगा, O के पास आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सर डी का डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा हो जाना है, डी का डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा हो जाना है, फिर बी का डीकार्बोक्सिलेशन होना है, फिर सी का डीकार्बोक्सिलेशन होना है, और ए का डीकार्बोक्सिलेशन होना ही नहीं है, ए का डीकार्बोक्सिलेशन होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है बताओ, क्यों नहीं होना है? होना इसलिए नहीं है क्योंकि ए का एनायन जनरेट होना ही नहीं चाहेगा, और जब तक एनायन नहीं जनरेट होगा, जब तक एनायन नहीं जनरेट होगा, डीकार्बोक्सिलेशन की स्टेप कंप्लीट नहीं हो सकती है, डीकार्बोक्सिलेशन की स्टेप कंप्लीट नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा सवाल है। इससे आपने माइनस बनाया, इसको COOH हटा के माइनस बनाया, इसको COOH हटा के माइनस बनाया। सर बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन है ये सर, बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन है, मजा ना आए सर पैसा वापस। ये CH3, ये CF3, ये CCl3, एक सर CCl3 माइनस बन रहा है,
और एक बन रहा है CF3 माइनस। सर एक CCl3 माइनस बन रहा है और एक CF3 माइनस बन रहा है। सोचो इस CCl3 में क्लोरीन के पास सर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें भी H लग जाना है, CHCl3 बन जाना है, इसका प्रोडक्ट इसका CHF3 बन जाना है। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, निगेटिव चार्ज p पाई डी पाई, नेगेटिव चार्ज p पाई डी पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यहां पर फ्लोरीन तो सिर्फ कैसा इफेक्ट ऑपरेट करता रहेगा, माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करता रहेगा। यहां पर क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज हो जाएगा, एकोमोडेट हो जाएगा वैकेंट डी ऑर्बिटल में। लेकिन यहां पर तो सर माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा और CH3 के पास तो कुछ है ही नहीं। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, तो सबसे अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन CCl3COOH का होना है, उसके बाद CF3COOH का होना है और CH3COOH का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत कम होना है। लास्ट क्वेश्चन, ये रिमूव करेगा तो माइनस चार्ज बनाएगा, ये रिमूव करेगा तो माइनस चार्ज बनाएगा। क्या यहां पर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है? नहीं है, क्योंकि कार्बन के बाद कार्बन लगा है और उससे CCl3 लगा हुआ है। मतलब ये जो ऑपरेट करने वाले हैं वो सिर्फ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करने वाले हैं, माइनस आई। ये जो ऑपरेट करने वाले हैं वो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करने वाले हैं। अब बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, निगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई ज्यादा है और इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में पूरा आया होगा टॉपिक, गारंटी लेते हैं आपको डीकार्बोक्सिलेशन कैसे सोचना है ये आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे सोचना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको नोट करो, कुछ पॉसिबल केसेस, कुछ और क्वेश्चन आपके सामने और हम पेश करते हैं, तब तक आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। ओके, यस, देखो हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पेश किए हुए हैं जो हमको सॉल्व करने हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे डीकार्बोक्सिलेशन से। एक सेकेंड, देखो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड टॉपिक ही था, उसी को हम सॉल्व कर रहे थे। देखो सबसे पहले तो हमको डीकार्बोक्सिलेशन कराने की बात किया है, अगर किसी ने भी किया है तो सर कार्बोएनायन बनाओ, CO2 को निकाल के यहां पर कार्बोएनायन बनाओगे, यहां पर कार्बोएनायन बनाओगे, यहां पर कार्बोएनायन बनाओगे और यहां पर कार्बोएनायन बनाओगे। ये इस पोजीशन के लिए मेटा पे है तो माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, ये सर प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट करेगा और ये सर माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। सबसे अच्छा स्टेबल कार्बोएनायन जहां बनेगा डीकार्बोक्सिलेशन वही होगा। सबसे अच्छा स्टेबल कार्बोएनायन बनना है ए में, ए के बाद बनना है सी में, क्योंकि सी में माइनस आई है, और फिर डी में और फिर बी में। क्यों? क्योंकि बी में कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, प्लस एम इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट लगा हुआ है, तो प्लस एम इफेक्ट लगा हुआ है तो डीकार्बोक्सिलेशन के रेट कम हो जाने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम ब्रिज कार्बन पे कार्बोएनायन कभी नहीं बना सकते, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कॉजी नहीं करा सकते। अगर पूछा जाए इससे एल्केन बना सकते डीकार्बोक्सिलेशन, सर नहीं बना सकते। जैसे एंटी एरोमेटिक वालों से नहीं बना सकते तो इससे भी नहीं बना सकते ब्रिज कार्बन। यस सर, यहां जनरेट कर सकते हैं, यहां पर भी जनरेट कर सकते हैं, यहां पर तो सबसे अच्छा जनरेट कर सकते हैं। क्रॉस रेजोनेंस है तो सबसे स्टेबल कार्बोएनायन बनना है डी में, डी का डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होना है। फिर बी में उससे कम स्टेबल बनना है, सी में उससे भी कम स्टेबल बनना है, ए में तो सर कार्बोएनायन बनना ही नहीं है, ए का डीकार्बोक्सिलेशन होना ही नहीं है, ए में कार्बोएनायन बनना ही नहीं है। जब कार्बोएनायन नहीं बनना है तो डीकार्बोक्सिलेशन का कोई चांसेस नहीं। इसकी बात करो,
यहां पर अगर कार्बोनाइन बनाओगे तो ये रेजोनेंस में रहेगा, यहां पर कार्बोनाइन बनाओगे तो ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, इसमें तो रेजोनेंस और यहां पर अगर कार्बोनाइन बनाओगे तो इधर भी घूमने जाएगा और इधर भी घूमने जाएगा। जब दोनों तरफ घूमने जाएगा तो सबसे स्टेबल कार्बोनाइन बनाएगा। सबसे स्टेबल जब कार्बोनाइन बनेगा तो सिंपल सी बात डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा, सी के बाद ए का डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ए के बाद किसका होगा, बी का डीकार्बोक्सिलेशन। सब आसान से सस्ते से क्वेश्चन है, इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आने ही नहीं सर यार, सबसे इजी सा टॉपिक है। आगे बात करते हैं, यहां पर CO2 निकलेगा माइनस है, CO2 निकलेगा माइनस है, CO2 निकलेगा माइनस है। पैरा पे लगे हुए हैं सर, पैरा पे लगे हुए हैं। जब पैरा पे लगे हुए हैं तो CH3 प्लस C इफेक्ट ऑपरेट करेगा, बहुत अच्छा। और CD3 का प्लस C कम हो जाएगा, CT3 का प्लस C और भी कम हो जाएगा। सर प्लस C का जो ऑर्डर होता है, प्लस C का ऑर्डर होता है CH3 फिर CD3 और फिर CT3, लेकिन अगर प्लस I का ऑर्डर की बात करेंगे तो CT3, CD3 और CH3। अब बताओ इसमें प्लस I के कॉन्सेप्ट के बेस पे जाएं या प्लस SC के कॉन्सेप्ट के बेस पे जाएं? सिंपल सी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, सिंपल सी बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका कार्बोनाइन बहुत लेस स्टेबल बनना है, इसका कार्बोनाइन बहुत ज्यादा स्टेबल बनना है। तो ज्यादा इन तीनों में से सबसे अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन इस पे होना, उसके बाद इस पे होना और सबसे कम डीकार्बोक्सिलेशन इसमें होना। तो कुछ क्वेश्चंस हमने किए हुए, अगर आपको डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर ही फाइंड आउट करने का टॉपिक आता है तो कुछ क्वेश्चंस है जो हम डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू कार्बोएनाइन स्टेबल बना के सोचना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोएनाइन स्टेबल बना के सोचना है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब हम थोड़ा प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट की बात कर लेते तो भी आसान है। COOH को हटा के वहां पर क्या लगा देना है, H लगा देना, खत्म। प्रोडक्ट भी सर, प्रोडक्ट में भी कोई दम नहीं है, प्रोडक्ट में भी कोई दम नहीं है। यहाँ पर H और H आ जाना है और यहाँ पर Me आ जाना है। जैसा रहा होगा वैसा ही अपना रह जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क हमको भी और तुमको भी नहीं पड़ता। इसमें देखो इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ D है, यहाँ D है तो ये D है, तो ये D का D हो सकता है और यहाँ H होगा। सर कार्बोएनाइन बनेगा, बात समझना, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बोएनाइन बनेगा तो सर फ्लिपिंग होगी। कार्बोनाइन sp3 हाइब्राइज होता है लेकिन फ्लिपिंग होती रहती है, फ्लिपिंग होती रहती है। तो सर कार्बोनाइन में भी इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है, फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें भी अगर कायरलिटी आने की पॉसिबिलिटी है फाइनल प्रोडक्ट में, कायरलिटी अगर आने की पॉसिबिलिटी है फाइनल प्रोडक्ट में, तो सर उसका भी D बनना है और उसका भी L बनना है, उसका भी R बनना है और उसका भी S बनना है। सर उसका भी R बनना है और उसका भी S बनना है। ध्यान से समझना, रेसिमाइजेशन अगर तुम्हें याद हो फ्लिपिंग में, जब कभी भी कोई भी इंटरमीडिएट बने, चाहे कार्बोनाइन बने, चाहे कार्बोकैटायन बने, चाहे फ्री रेडिकल बने, इन सब इंटरमीडिएट में अगर प्रोडक्ट में कायरलिटी की पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोडक्ट में कायरलिटी का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो सीधे से क्लियर कर सा क्वेश्चन है कि उसमें अगर कायरलिटी का पार्ट इन्वॉल्व है रहा है तो उसका R भी बनना है सर, उसका S भी बनना है, मींस रेसिमाइजेशन तो होना ही होना है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है। मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर, मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर में भी सर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये यहां पर MgBr लग जाना, MgCl लग जाना, MgCl लग जाना, ये माइनस बनना है और ये D और ये Me और Et। पहले तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, पहले तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन जब ग्रिग्नार्ड रीजन कभी भी बने तो कॉन्फ़िगरेशन उसका भी खत्म, उसका भी खत्म।
क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है एनायनिक होता है, और जब एनायनिक होता है तो फ्लिपिंग होनी है, फ्लिपिंग होनी है तो कॉन्फ्रेशन का पार्ट गया। अब सर ये एनायन इसमें CO2 में, याद करो ग्रिग्नार्ड रीजन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ग्रिग्नार्ड रीजन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस में। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है तो यहां पर ये भी COOH बन जाएगा, ये Me और Et और ये D बन जाएगा, प्लस इसका दूसरा वाला भी COOH बन जाएगा, Me COOH और ये D और Et। सर रेसमे का मिक्सचर बन गया सर, याद करो कार्बोनाइन बनेगा तो रेसमाइजेशन हो जाना है, उसके बाद हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो भी CO2 निकाल रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो भी CO2 निकाल रहे हैं, क्या बन जाना है, ये D है, ये Me है, प्लस Et है और ये H आना है इसी का, और प्लस इट्स मिरर इमेज बन जानी, मतलब रेसमिक मिक्सचर बन जाना, ये और इसका मिरर इमेज बन जाना है। D के भी प्रोडक्ट कितने बनने हैं, 2 बनने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में इस पे जगह पर कुछ नहीं लेना, इसकी जगह पर R भी आना है, इसकी जगह पर S भी आना है, मतलब देखो ये तो जैसा था वैसा ही रहना है, और ये यहां पर D भी आना है और H कहां से आना है, डिकार्बोक्सिलेशन होके, और उसके साथ ये तो जैसा था वैसा ही रहना है, और उसके साथ यहां पर D आना है और ये H आ जाना है। मतलब ये दोनों क्या हैं, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों के दोनों क्या हैं, डायास्टीरियोमर्स। Both product are non-superimposable, non-mirror image of each other. Both products are diastereomers of each other. Both products are diastereomers of each other. समझ गए? नोट करो, समझो, हम थोड़े से क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इस टॉपिक को बाइंड अप करते हैं। नोट करो, लास्ट में कुछ क्वेश्चन हैं, अच्छे से बहुत सुंदर से क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मजा आ जाएगी इन क्वेश्चंस में। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सोडा लाइम डाला है, डिकार्बोक्सिलेशन कराना है, सिंपल सी बात, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाना है, इसका तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वैसा का वैसा रहेगा। इस केस में यहां पर D और यहां पर क्या आ जाना है, H आ जाना है, लेकिन कायरल कार्बन ही नहीं है तो मिरर इमेज की बात ही नहीं, ये कार्बन कायरल ही नहीं है तो मिरर इमेज की बात ही नहीं है इस पे। तो कहीं पर भी लगाओ, वेज और डैश दोनों में लगाओ, दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट्स और सेम होने, दोनों के दोनों, इस पे कुछ नहीं होना है। ये अगर तुमने D लगाया, ये H लगाया, तो ये दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, दोनों के दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी है। ठीक है, देखो दूसरा केस, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े आगे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां डिकार्बोक्सिलेशन होके कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बोनाइन बनाएगा, ये पता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल के अंदर ये लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, साहब इंट्रामॉलिक्यूलर जब सब्स्टिट्यूट कर देगा तो ये 4 मेंबर की रिंग बन जानी, इंट्रामॉलिक्यूलरली सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये 4 मेंबर की रिंग बन जानी, डबल बॉन्ड बनना है सर, डबल बॉन्ड बनना है, प्लस CO2 निकल जाना है, प्लस आपका NaCl जो भी है वो निकल जाना है। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल भी था, और एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल भी था, कार्बोनाइन बना, एसिड बेस होने के पहले ये मॉलिक्यूल के अंदर की रिएक्शन करेगा, ध्यान दें, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन आर मोर फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाहर से एसिड बेस करने के पहले ही ये अटैक करके ये किस तरह काम करने लगेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा, और मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, ये COOH रिमूव करेगा,
ये COOH रिमूव करेगा, रिमूव होने के बाद ये कार्बोएनायन बनेगा और यही कार्बोएनायन न्यूक्लियोफाइल के अंदर ही सब्स्टिट्यूट कर देगा और प्रोडक्ट आपका इंट्रामॉलिक्यूलर जितनी भी रिएक्शन होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर जितनी भी रिएक्शन होती हैं, दीज आर टू मच फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन. इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन आर टू मच फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसको देखो 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 देखो, ये COOH निकलेगा, ये कार्बोएनायन बनेगा. सर COOH निकलेगा, कार्बोएनायन बनेगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है. मॉलिक्यूल के अंदर का ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, लीविंग ग्रुप को निकाल देगा. नो डाउट एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होती हैं, आपको बताया है एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होती है, लेकिन जब मॉलिक्यूल के अंदर की जो रिएक्शन हो रही है तो बाहर से ना एसिड बेस होना है ना बाहर से कुछ होना है. अगर हो सकता है तो सब कुछ अंदर ही हो जाएगा. क्या बना 1 2 3 4 5 मेंबर की एक रिंग बन गई, 5 मेंबर का प्रोडक्ट बन गया, 5 मेंबर का प्रोडक्ट बन गया. सर सिमिलर क्वेश्चन COOH निकलेगा, कार्बोएनायन बनेगा. कैसे निकलेगा वो आपको पता है. और जब कार्बोएनायन बनेगा बगल में ही लीविंग ग्रुप है, कहीं पर भी लीविंग ग्रुप हो मॉलिक्यूल के अंदर ही तो होगा ना, कहीं पर भी लीविंग ग्रुप हो मॉलिक्यूल के अंदर है तो इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन कॉज करेगा और दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट. अब यहाँ सिस भी बनने की पॉसिबिलिटी थी, ट्रांस भी बनने की पॉसिबिलिटी थी. अभी हमने सिस ट्रांस बनाने की बात नहीं किया. मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो मोर स्टेबल बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा तो ट्रांस बनेगा. इसमें देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन. कार्बोएनायन बनेगा, कार्बोएनायन बनेगा, यही तो अच्छी बात है. इस कार्बोएनायन का रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के बाद ये निकल जाना है. याद करो याद करो याद करो याद करो, फ्री रेडिकल आपके जो रिएक्शन हुआ करती थी कौन सी, वोल्ट्स रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर. वैसे ही अब ये रिंग ना बना के, 4 मेंबर रिंग ना बना के ये कंजुगेटेड प्रोडक्ट बन जाना है. CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. रिंग ना बना के 4 कार्बन का कंजुगेटेड प्रोडक्ट बन जाना है. ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू 4 मेंबर रिंग, कंपैरिजन टू 4 मेंबर रिंग. ये फिर से क्वेश्चन, COOH पता है NaOH के साथ एनायन बना के निकलेगा और निकलेगा तो ये कार्बोएनायन मॉलिक्यूल के अंदर ही लीविंग ग्रुप है, लीव कर देगा. दैट विल फॉर्मेशन ऑफ रिंग, एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा और एक रिंग जो बनने वाली है वो यहां से रिंग बन जानी है तो प्रोडक्ट बन जाना है दिस 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 बन जाना है प्रोडक्ट. अगला देखो COOH है, कार्बोएनायन बनेगा, कार्बोएनायन मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है, लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप को निकाल देगा. कितना, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की 2 रिंग का फॉर्मेशन हो जाना है. 5 मेंबर की 2 रिंग का फॉर्मेशन हो जाना है. 5 मेंबर की 2 रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है. ये देखो बड़ा सुंदर सा सवाल है सर, बड़ा सुंदर सा सवाल है. कार्बोएनायन बनेगा, यहां पर मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके लीविंग ग्रुप को निकाल देगा और जो प्रोडक्ट बनना है दैट इज क्यूब में एन लगा के जो प्रोडक्ट बनना है दैट इज क्यूबेन. क्यूबेन विल बी द प्रोडक्ट. फिर कुछ रिएक्शन उसी से, अच्छा मैंने BrCl लगाए हैं, तुम्हारे दिमाग में BrCl नहीं, कोई भी लिविंग ग्रुप हो, Cl हो, Br हो, OCOR हो. देखो लिविंग ग्रुप यहां पर कोई भी हो सकते थे, X हो, OCOR हो, OR हो, उसके बाद OTS हो, OTF हो, कोई भी लिविंग ग्रुप इन जगहों पर लगे हुए हैं तो सारे लिविंग ग्रुप को वो क्या कर देना है, निकाल देना. सब के सब लिविंग ग्रुप को क्या कर देना है, बाहर कर देना. X में Cl Br I जो भी हैं उनको बाहर ही कर देना है. समझ सकते हो. एक और केस अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा है C डबल बॉन्ड O CH2
CH2 और CH2COOH। अगर इसको हम NaOH विद सोडा लाइम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो सर मॉलिक्यूल के अंदर ही कार्बोएनायन बनना है ना। अब ये कार्बोएनायन मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर लेना है। ये भी कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोएनायन बनना है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर लेना है। 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जानी है। और फिर अगर फर्दर स्टेप में आपने एसिडिफिकेशन करा दिया तो यहाँ OH भी बन जाना है और उसी कार्बन से CH3 भी लग जाना। ऐसा भी सर जो भी हो सकता है, कार्बोएनायन अगर बन गया है, जो भी हो सकता है, कार्बोएनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, और जब कार्बोएनायन बन गया है तो एज ए बेस की तरह भी काम कर सकता है, जो हम लोगों ने बहुत पहले सीखा हुआ। तो हमको वो भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कार्बोएनायन हम बना रहे हैं तो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। मॉलिक्यूल के अंदर ही बेस की तरह काम कर सकता है या मॉलिक्यूल के अंदर ही वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। लिविंग ग्रुप है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कोई पोलर लिंकेज है तो उसमें न्यूक्लियोफाइल बनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर सकता है। सर दिस इज ऑल अबाउट योर डिकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम। NaOH प्लस CO यूज करके सोडा लाइम का प्रिपेयर कर लिया है, सोडा लाइम का प्रिपेयर। ओके सर, एक कार्बन कम होना है, वहां CO2 की फॉर्म में निकल जाना है। हेलो बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक हम आज आपको बताने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लिखे और उस टॉपिक का नाम है हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड का हम हीटिंग इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। बेसिक नाम यही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीटा कीटो ही लिंकेज होनी चाहिए, बीटा कार्बोनिल लिंकेज ही होनी चाहिए। उसकी जगह पर दूसरी लिंकेज का भी फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज बीटा हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था। अच्छा हाँ, उस पे हम शायद उसका प्रॉपर रिएक्शन का सब कुछ बता गए, लेकिन शायद उसका जो नाम बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन नाम से वो रिएक्शन जानी जाती है। एक रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम भी होता है हीटिंग ऑफ मतलब डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है ओकूड रिएक्शन, OAKWOOD, ओकूड रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको मिल सकता है ओकूड रिएक्शन। तो ओकूड रिएक्शन भी एक डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है बाय यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, उसको हम ओकूड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पर हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड का पार्ट है। जब हम बीटा की कोई एक्सटर्नल रीजन की जरूरत नहीं, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट है। जैसे अगर मैंने ये हमने लिया RC डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन। बीटा पोजीशन पे कीटोनिक लिंकेज हो या एल्डिहाइडिक लिंकेज हो, इसको हम सिंपली हीट करते हैं। तो हीट जब करते हैं तो ये डिकार्बोक्सिलेशन होता है और डिकार्बोक्सिलेशन होके एक कार्बन कम का कंपाउंड बन जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन होके एक कार्बन कम का कंपाउंड बन जाता है। तो ये भी एक रिएक्शन एग्जांपल हो सकती है डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेड हो जाना, जो भी कार्बन जितने चाहिए उससे कम कार्बन हो जाना, इसलिए इसको हम डिग्रेडेशन रिएक्शन की भी कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसा क्या होता होगा हीटिंग इफेक्ट, जो ये डिकार्बोक्सिलेशन हो गया होगा हीटिंग इफेक्ट से। अच्छा, ये बीटा पोजीशन पे सिर्फ कीटो लिंकेज ही नहीं, कोई भी अल्फा कार्बन से अटैच्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप चाहिए। अल्फा कार्बन से अटैच्ड स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप अटैच्ड एट अल्फा कार्बन, ये एक कंडीशन होनी चाहिए, अटैच्ड एट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से ये CO लिंकेज भी हो सकती है, CO लिंकेज भी हो सकती है, CHO भी हो सकती है,
NO2 भी हो सकती है, NO भी हो सकती है, CN भी हो सकती है। इस तरीके से और भी मैंने लिंकेज लिखा हुआ है, लेकिन पॉपुलर ये सिर्फ है बीटा कीटो एसिड से। तो ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप अगर बीटा पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं, मतलब वो अल्फा पोजीशन से लगे हुए हैं, तो वहां पर हीटिंग करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिंकेज अगर है तो डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगी। ऐसा क्या होता होगा ये मैकेनिज्म में, देखते हैं। रिएक्शन जो जाती है, इसमें रिएक्शन गोज बाय 6 MCTS, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन जाती है। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जैसे वो कोड रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन था कार्बन एंड, इसमें किसी तरीके के कोई इंटरमीडिएट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई इंटरमीडिएट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से जाती है। मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंप्लीफाइड रिएक्शन है, मैकेनिज्म बहुत सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म है। होता क्या है कि जो ये मान लिया कि ये R है और ये C डबल बॉन्ड O है लिंकेज, और ये CH2 है और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH है, ये लिंकेज है, ये कंपाउंड है। ये मैंने यही लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि जिस चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने ऐसे लिखा हुआ, दिस इज C डबल OH लिंकेज। और इसको अगर और थोड़ा सुंदर तरीके से लिख दे तो ये O हो जाएगा। तो बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, NO2 CN CO CHO को भी लिंकेज लगी हुई है। यहां पर सबसे पहले साइक्लाइजेशन होता है। कैसे साइक्लाइजेशन होता है, ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये डिसोसिएट होता है। जब ये डिसोसिएट होता है तो इस लिंकेज के साथ ये एसिड बेस फैक्टर होता है, इस लिंकेज के साथ ये एसिड बेस फैक्टर होता है। बहुत ध्यान से समझना, 6 MCTS हम बनाने की बात करने जा रहे हैं। ये C है, ये O है, ये H है, ये O है, और ये CH2 है, और ये C है, और ये C डबल बॉन्ड O है, और ये लिंकेज है। देखो इसको मैं सिग्मा में ही कन्वर्ट कर दूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली पाई बॉन्ड है, ब्रेक होता है तो पार्शियल पाई बॉन्ड में आता है, मतलब इसकी इधर ब्रेकिंग होती है, ये H ऐसे लीव करता है, और ये जब H ऐसे लीव करता है तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। इसमें मैं समझा रहा हूं, ये पाई बॉन्ड इधर भी ब्रेक होता है, इसका मॉलिक्यूल के अंदर एसिड बेस होता है, ये लिंकेज ऐसे लीक करती है और ये लिंकेज ऐसे लीक करती है। 6 MCTS 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से जाती है। ये रिएक्शन 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से जाती है। मतलब अच्छा, बीच में अगर देखें तो ये एरोमेटिक करैक्टर भी आने लगता है इसमें, यहां पर पाई बॉन्ड का करैक्टर हो जाता है। चलो उसको छोड़ो, लीव द मैटर, कोई जरूरत नहीं उसके एरोमेटिसिटी बताने के लिए। यहां पर बस ये समझ में आया होगा कि 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से जाता है, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी तरीके के किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 मेंबर जाता है। अब ध्यान से समझो, हुआ क्या होगा, ये R है, ये C है, ये लिंकेज OH में चला गया होगा, ये OH में चला गया होगा, और ये डबल बॉन्ड CH2 में चला गया होगा। देखो ये माइनस प्लस में बना होगा, ये माइनस में, और प्लस क्या निकल गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो दिस इज इन एंड ऑल, दिस इज इनॉल। इनॉल का क्या होना है सर, टाटोमेरिज्म होना है, इनॉल का टाटोमेरिज्म होना है, इनॉल का टाटोमेरिज्म होना है। जब इनॉल टाटोमेराइज हो जाता है, जब ये टाटोमेराइज हो जाएगी तो अपने आप कार्बोनिल लिंकेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप कार्बोनिल लिंकेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आसान सा, बहुत सुंदर सा सवाल, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन। हमको CO2 निकाल देना, यहां जो H होगा या D होगा वो इससे लगा देना, सीधे सीधे से क्वेश्चन।
CO2 रिमूव कर देना है और ये H जो होगा this will attached with this CH2 linkage. H is attached with this CH2 linkage. सिंपल सा कांसेप्ट है, वेरी सिंपल सा कांसेप्ट। जैसे मैंने ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। कोई हमने डिकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइन के साथ नहीं कराया, हमने सिर्फ इसमें हीटिंग इफेक्ट अप्लाई कराने की बात किया। जैसे CO लिंकेज है वैसे C डबल बॉन्ड N लिंकेज है, वैसे C डबल बॉन्ड S लिंकेज है, वैसे S डबल बॉन्ड O लिंकेज है, वैसे ही N डबल बॉन्ड O लिंकेज। कुछ भी हो कॉन्सेप्ट एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। क्या होगा, CO2 डिकार्बोक्सिलेट होके निकल जाएगा, ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड NH एंड CH3 प्लस CO2। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। बस याद बहुत नहीं रखना, हीटिंग इफेक्ट में बीटा पोजीशन पे कोई स्ट्रॉन्ग या अल्फा कार्बन से कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप और जुड़े होने चाहिए। यहां देखो तो या रिएक्शन की मैकेनिज्म सब में साइक्लाइजेशन से जाना है, सब में 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से जाना है, सब में 6 MCTS का फॉर्मेशन ही होना है। इसकी बात करो तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड S एंड CH3 प्लस CO2। वैसे यहां पर बना ले तो R S डबल बॉन्ड O और CH3, ये वाला H इससे जुड़ना है प्लस CO2। इसमें बात करेंगे तो ये N डबल बॉन्ड O और ये क्या CH3। इस पे बात करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन। साइक्लिक पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बीटा पोजीशन पे कीटो लिंकेज है, CO2 का डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा और डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा तो ये C डबल O लिंकेज सिर्फ बचेगी। इसमें देखो ये अल्फा है, ये बीटा है और यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप नहीं है। जब ग्रुप नहीं है तो इसमें भी इस CO2 का डिकार्बोक्सिलेशन होना है और इस CO2 का जब डिकार्बोक्सिलेशन होना है तो ये C डबल H बन जाना है और ये CO लिंकेज बन जाना है। इसमें भी CO2 निकल जाना है और इसमें भी CO2 निकल जाना है। सिंपल सा मैंने ये लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। C डबल H की जगह पर SO3 लिंकेज हो तो भी सेम कॉन्सेप्ट होना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यहां से सल्फर ट्राइऑक्साइड निकाल देना है और ये C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाना है प्लस CO2 की जगह पर SO3H गैस निकल जानी। बस सिंपल सा। और अगर एक क्वेश्चन हम देने की कोशिश करें, मतलब अगर ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल OH है, ये C डबल OH है, ये C डबल OH लिंकेज है और ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल OH है, इसको हम सिर्फ हीट कर दें। बहुत सुंदर सा सवाल, इसको सिर्फ हीट कर दे तो सर इसके लिए ये भी अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? हीटिंग इफेक्ट में ये भी CO2 निकल जाना, ये भी CO2 निकल जाना, ये भी CO2 निकल जाना है और ये भी CO2 निकल जाना है। मतलब जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो सब के सब CO2 लिंकेज को निकल जाना है। यहां अलग चीज थी, यहां पर इस पोजीशन पर कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई माइनस एम ग्रुप नहीं लगा था अल्फा पे और उसके साथ 4 इक्विवेलेंट ऑफ CO2 रिमूव। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड। नाम बीटा कीटो एसिड है लेकिन बीटा पे सिर्फ कीटो लिंकेज चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बीटा पोजीशन पे सिर्फ कीटो लिंकेज चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप का भी काम चल जाएगा। और मैं यहां पर एक और लिखना चाहूंगा, अगर हम इनको भी हीट कर दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 C डबल OH, या इनको हीट कर दें CH3 CHC ट्रिपल बॉन्ड CHC और CH2 और C डबल OH, तो भी आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना, हीटिंग में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना।
तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट हमको कहीं दिखाई दे सकता है, वो भी तो माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेंगे COOH के लिए, वो भी तो माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेंगे। लेकिन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जैसे एसिटिक एसिड हो, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, उसको आप अगर हीट करोगे डायरेक्टली तो डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होना है, वहां पर डिग्रेडेशन नहीं होना है। समझ गया होगा? छोटा सा टॉपिक, बहुत आसान सा, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड, और उससे रिलेटेड 2-4-6 क्वेश्चन में भी आप क्लियर हो गए, नोट कर लो। देखो हम लोग आगे बात करते हैं, टॉपिक का नाम है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ही ले लिया था तो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात कर लेते हैं। हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिंकेज है, उसके हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें। अभी यहां पर सोडा लाइम का कोई फैक्टर नहीं है, यहां पर कोई बीटा कीटो का कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं, डायरेक्टली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वो 1,2 हो, चाहे 1,3 हो, चाहे 1,4 हो, चाहे 1,5 हो, चाहे 1,6 हो, चाहे 1,7 हो, कुछ भी 1,2 मतलब अगल बगल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिंकेज, अगल बगल डाई कार्बोक्सिलिक लिंकेज, और 1,3 का मतलब वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे COOH लिंकेज। उसके हम हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट के लिए एक रूल होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैंक रूल। उस रूल को नाम देते हैं ब्लैंक रूल। ब्लैंक रूल क्या होता है? जब 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब एक ही कार्बन, मतलब एडजेसेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो, एडजेसेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो, या 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो उनका अगर हम हीटिंग इफेक्ट करते हैं तो दे कॉज डीकार्बोक्सिलेशन। 1,2 और 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं है, 1,2 और 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीटिंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं। तो यही मैंने लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस 1,2, इसको हम ब्लैंक रूल बोलते हैं, 1,2 एंड 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 और 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग, 1,2 और 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग कॉज decarboxylation, removal of carbon dioxide form monocarboxylic acid, form क्या? monocarboxylic acid, monocarboxylic acid। 1,2 का मतलब ये है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो सिर्फ CO2 रिमूव हो जाता है, और CO2 रिमूव होके HCOOH मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, प्लस CO2 रिमूव हो जाता है। इसको भी अगर हम हीट करते हैं तो एक कोई CO2 रिमूव हो जाएगा, ये H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 COOH और प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली अगर मैकेनिज्म का पार्ट समझो तो मैकेनिज्म की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें, मैकेनिज्म की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है इसमें कि मैकेनिज्म का कोई रिक्वायरमेंट का पार्ट हो, फिर भी एक बार देख सकते हो। वैसे ये क्या करेगा? ये एसिड बेस करेगा, दिख रहा है? ये एसिड बेस करेगा, O- इसको H देगा, ये यहां से निकल जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा। देखो 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 देखो, देखने की कोशिश करना, ये क्या बन जाना है? CO2 यहां से निकल जाना है, और ये क्या बन जाना है? CH2 माइनस ना, और फिर ये C पे प्लस ना, और ये OH और ये OH, 2 OH बन जाने सर, अपने आप इनका एसिड बेस हो जाना है, ये H यहां से यहां शिफ्ट हो जाना है और आपका ये प्रोडक्ट बन जाना। मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट का फैक्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1,2 या 1,3। अब यहां पर बाकी कितनी बड़ी चेन हो, फिनाइल मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वैसे की वैसे रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1, 2, 3 1, 3 हो गया और ये 1, 2 हो गया। आपको याद होगा
एक 1213 के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा था, ओम्स गैप। ओम्स गैप मतलब अगर दो कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। बहुत पहले नोमेनक्लेचर पढ़ा है। 2 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड है। 3 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैलोनिक एसिड है। 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो सक्सिनिक एसिड है, 1,4 लेकिन। और 5 कार्बन पे 1/5 में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो ग्लूटारिक एसिड है। 1/6 में अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको एडिपिक एसिड बोलते हैं। और 1/7 में नहीं, हाँ 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 और 1,7 में हम पाइमेटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ओम्स गैप नाम भी याद रखो, चाहे तो पूछे कि सक्सिनिक एसिड को हीट करने पे क्या बनेगा। सक्सिनिक एसिड का मतलब 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो 1,4 and 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग रिलीज वाटर। 1,4 और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे लगा हो COOH, बाकी कहीं क्या लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे COOH लगा हुआ है तो उसको हम 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो हीटिंग करने पे वो सर डिहाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, वाटर रिमूव होता है। 1 मिनट। हाँ, तो ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये 1,5 है। कैसे? 1, 2, 3, 4 और 5। 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ये ग्लूटेरिक एसिड का पार्ट है। ग्लूटेरिक एसिड के अगर हम पार्ट को हीट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन होता है, फॉर्म साइक्लिक एनहाइड्राइड। याद रख लेंगे, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव होता है। इस तरीके से वाटर रिमूव होता है, इस तरीके से वाटर रिमूव होता है। इतने की जरूरत है सर, ज्यादा मैकेनिज्म में जाना ही नहीं हमको। वाटर रिमूव होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है? CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O और O साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। किसमें? 1,4 और 1,5। ये 1,5 है, ये 1,6 है। 1,4 देख लेंगे अपन, सक्सिनिक एसिड में भी हीट करने पे डिहाइड्रेशन होता है, वाटर रिमूव होके क्या बनता है? साइक्लिक एनहाइड्राइड, साइक्लिक अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। कितना सिंपल, साइक्लिक अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ग्लूटारिक एसिड। नहीं, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड है। 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज एडिपिक एसिड। ओम्स गैप 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग 1,6 and 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कितना आसान से यार, 3 लाइन है दुनिया में, बस कोई जरूरत नहीं। 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट कर रहे हैं, 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो सर इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और डिहाइड्रेशन भी होता है। CO2 भी रिलीज होता है और उसके साथ साथ H2O। डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और उसके साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और वाटर भी रिलीज होता है। बहुत ध्यान से, CO2 भी एक से निकालना है और वाटर भी रिलीज होता है। CO2 भी रिलीज होता है और H2O भी रिलीज होता है। बचा हुआ प्रोडक्ट जो बन जाता है वो साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड, साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस CO2 निकलता है, प्लस H2O मिल जाता है। साइक्लिक कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब साइक्लिक कीटोन। किसको? 1,6 और 1,7। 1,8 और एबो में लीनियर पॉलीमराइजेशन हो जाता है।
पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन पॉली एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं। पॉली एनहाइड्राइड लीनियरली कंबाइन होते हैं और एनहाइड्राइड का पॉलीमराइजेशन में एनहाइड्राइड पॉली एनहाइड्राइड बनाता है, जिसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अभी का अभी कट कर दो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। 1,2 and 1,3 डीकार्बोक्सिलेशन, 1,4 1,5 डीकार्बोक्सिलेशन नहीं डिहाइड्रेशन, और 1,6 और 1,7 क्या डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन। पहले CO2 निकालो, फिर H2O निकालो, फिर CO2 और H2O दोनों के दोनों निकाल दो। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैंक रूल। याद रखेंगे, डिफिकल्ट नहीं। H2O निकालना मैकेनिज्म है, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। इसी कैटेगरी की मैकेनिज्म होती है। देखो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जब ब्लैंक रूल के 3 कॉन्सेप्ट याद रखना। ये देखो, इसका अगर देखें तो पहले ही ये 1,2 है, 1,2 नहीं 1,3 है, 1 2 3 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो CO2 निकल जाएगा। 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलने के बाद एक COOH बनेगा। अब सर मैटर फंसेगा, सिर्फ एक COOH बनेगा। जब एक COOH बचेगा ना, तो ये अल्फा हो जाएगा और बीटा, इसके पीछे वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, बीटा कीटो एसिड। यहां बीटा कीटो एसिड को हीट करने पे सब कुछ निकल जाना है। यहां पर भी CO2 निकलना है, एक पहले CO2 निकलेगा और एक बाद में CO2 निकलेगा। सर एक पहले CO2 निकलेगा और एक बाद में बीटा की लिंकेज के लिए CO2 निकलेगा। बहुत समझ में आ रहा होगा। इसको देखो, इसमें भी 1,3 है, 1,3 है, पहले एक CO2 निकला, फिर बाद में भी एक CO2 निकला। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? याद तो रखना ही पड़ेगा सर, कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही पड़ेगा। CO2 दोनों निकलेगा। दिस इज 1 2 3, यहां पर 1,3 है तो सिर्फ CO2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसे बीटा कीटो लिंकेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। तो देखो देखो सर, देखो ये कीटोनिक लिंकेज बन जाएगी और यहां पर आपको COOH बना रह जाएगा। और कितने इक्विवेलेंट CO2 निकल जाएगा सर? 3 इक्विवेलेंट ऑफ CO2 रिलीज हो जाएगा। कितना सिंपल, कितना सिंपल। ये क्या है? ये है 1 2 3 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में CO2 निकलना है। अब ये फिशर प्रोजेक्शन दिया है, यहां थोड़ा टेंशन हो सकती है। फिशर प्रोजेक्शन दिया है, साइक्लाइजेशन से जाएगा तो वो टूटेगा जुड़ेगा, तो फिशर प्रोजेक्शन के वक्त इनके कॉन्फ़िगरेशन में COOH और H भी आ सकता है, Me और Et, और प्लस इसकी क्या आ सकती है? मिरर इमेज भी आ सकती है। दोनों बन सकते हैं सर, दोनों का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्यों ये बताते हैं। ये अगर देखो तो आपको बीच में एनायन भी बनना है, केटायन भी बनना है, एनायन भी बनना है, केटायन भी बनना है। दोनों के दोनों में एनायन बना तो फ्लिपिंग होता रहेगा, केटायन बनेगा तो प्लेनर बनेगा। सर sp2 जनरेट होना है, sp2 जनरेट होना है तो वेज में भी आना है और डैश में भी आना। बड़ा सुंदर सा सवाल है। उसी सुंदरता को देखते हुए ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हीटिंग ऑफ, ये भी 1,3 है, 1,3 है। CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा तो अब ये वेज में भी आ सकता है सर, ये वेज में भी आ सकता है सर, ये डैश में भी आ सकता है सर, ये वेज में भी आ सकता है COOH, और ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा, और उसके साथ साथ ये डैश में भी आ सकता है। यही इसकी खास बात है, यही इसकी खास बात है, क्योंकि मैकेनिज्म ऐसे जाती है तो ये Me लग जाएगा यहां पर। दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज हैं। दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के डायस्ट्रीमर्स हैं। दीज आर डायस्टेरियोमेरिक पेयर। ये देखो 9th क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। इसमें इसका कॉन्फिगरेशन फिक्स है, फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा 1,3। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन। ये अगर COOH का भी आएगा, ये D तो जैसा था वैसा ही रहना, और उसके साथ साथ ये आपका प्रोडक्ट भी आ जाना है। दोनों यहां पर भी एक दूसरे के
दोनों यहां पर भी एक दूसरे के डायस्ट्यूमर्स बन जाएंगे, दोनों यहां पर भी एक दूसरे के डायस्ट्यूमर्स बन जाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा और ये भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ना समझ में आए तो ये मैकेनिज्म जो बताई है इससे चले जाओ। इस समय स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर दी भी है तो डिकार्बोक्सिलेट होने के बाद उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर नहीं करेगी। अगर फाइनल में कायरल जनरेट हो रहा है तो उसका डी भी जनरेट होगा और उसका एल भी जनरेट होगा, लेकिन ऑलरेडी यहां पर एक कायरल था, दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज होंगे। बहुत सिंपल, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि ये जो ब्लैंक रूल है, ब्लैंक रूल इज अप्लाइड फॉर हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ब्लैंक रूल कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड फॉर हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ब्लैंक रूल कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड फॉर हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगर 1,2 या 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो दैट कॉज डीकार्बोक्सिलेशन। हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। 1,4 और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो हीट करने पे सिर्फ वाटर रिमूव होता है, डिहाइड्रेट होते हैं, साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे थैलिक एसिड ले ले, थैलिक एसिड इज 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में, हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो 1,4 और 1,5 वाले में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। और 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,6 हो या 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, उनको हीट करने पे डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है और डिहाइड्रेशन भी होता है, मतलब वाटर भी रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होता है और वहां पर साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और 1,8 या उसके अबव के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, 1,8 या अबव डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो सर डिहाइड्रेट होके लीनियर कंडेंसेशन कॉज करते हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन कॉज करते हैं, जो पॉली एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देता है, जो हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक था, कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक था, आराम से समझ सकते थे और इजी वे में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 और 1,7 और 1,8 एंड अबव नोट कर लो इस टॉपिक को। यस, एक और छोटा सा टॉपिक आपको बताते हैं, दैट इज बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा पॉपुलर, that is dry distillation of calcium or barium salt of carboxylic acid। सोडियम सॉल्ट नहीं, पोटेशियम सॉल्ट नहीं, किसके सॉल्ट? कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम में बेरियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन, मतलब सिंपली हम हीटिंग इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या होता है, जब हम कैल्शियम में बेरियम सॉल्ट के को हम हीट करते हैं, डायरेक्टली हीट करते हैं, ड्राई कंडीशन पे हीट करते हैं, तो ये भी डिकार्बोक्सिलेशन कॉज करते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। मतलब जैसे मैं समझाऊं यहां पर, जैसे ये लिख दूं CH3 COOH, CH3 COOH को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्या बन चुका होगा, CH3 COO। यहां एक इक्विवेलेंट तो तुमको दिख रहा होगा, ये एक इक्विवेलेंट दिख रहा होगा, लेकिन इसकी बेसिसिटी एसिडिटी 2 होती तो 2 इक्विवेलेंट अपने आप यूज हो जाएगा। उसका ये है कैल्शियम सॉल्ट, ये है कैल्शियम सॉल्ट, उसका हम सिंपली हीटिंग करते हैं ड्राई सॉल्ट का, तो ये प्रोडक्ट जो बनता है वो CH3COCH3 बन जाता है और प्लस CO3 का फॉर्मेशन होता है। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ भी कहीं पर भी मैकेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट देख लो, बड़ा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बड़ा आसान सा पार्ट है। मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से हम कहेंगे कि मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी। क्या होना होता है, जैसे ये हमारा CH3 है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, O माइनस है और ये Ca+2 है
O माइनस है, CH3 है और C डबल बॉन्ड O है। ये है ना, क्योंकि ये मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं आयोनिक कैरेक्टर में होगा, कहीं ना कहीं ये आयोनिक कैरेक्टर में होगा सर, कहीं ना कहीं ये आयोनिक कैरेक्टर में होगा, इसके साथ आयोनिक में इन्वॉल्व होगा। होता क्या है, होता क्या है, ध्यान से समझना, होता क्या है कि अगर हम इसका ये निगेटिव चार्ज रिलेट करेगा, ये माइनस में ब्रेक होता है और ये यहां से ब्रेक होता है किसमें, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हाँ, ये माइनस में ब्रेक होता है। जब ये माइनस में ब्रेक होता है तो ध्यान से समझने की बात ये है कि ये Ca के साथ O जाता है, यहां पर CaO जाता है और ऑक्सीजन एक और चार्ज लेता है। बहुत ध्यान से, मैकेनिज्म का पार्ट फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत जरूरत नहीं। ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव और लेता है, यहां प्लस बन जाता है। मतलब ये ऐसे जनरेट होता है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस और ये CH3 माइनस, ये CH3 माइनस इसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये CaO बनता है और ये बन जाता है CH3 COCH3 प्लस ये CaO बनेगा, CO और ये क्या रिलीज हुआ, ये क्या रिलीज हुआ, CO2। CO और CO2 का मतलब क्या है, CaCO3। कोई क्लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, कोई क्लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, कोई क्लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। अगर ये दोनों लिंकेज डिफरेंट है, एज्यूम करें एक R डैश है, O माइनस है और एक R है, O माइनस है, दोनों डिफरेंट हैं, अगर लिंकेज दोनों डिफरेंट है यहां पर, तो क्या होता है, ये भी R माइनस के फॉर्म में निकल सकता है और ये भी R माइनस के फॉर्म में निकल सकता है। मतलब अगर ये R माइनस के फॉर्म में निकल सकता है या R डैश माइनस के फॉर्म में निकल सकता है, अगर ये R माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो ये इस पे अटैक कर देगा, अगर ये R के फॉर्म में निकलेगा तो इस पे अटैक कर देगा। कहने का मतलब ये है कि R माइनस के फॉर्म में निकला तो इस पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, R डैश और COR, या ये R माइनस के फॉर्म में निकला तो इस पे अटैक करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझना, R डैश इस पे भी अटैक कर सकता है और R डैश इस पे भी अटैक कर सकता है, और ये R जो है R इस पे भी अटैक कर सकता है। नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं अभी आपको समझाता हूं। ये बन जाएगा RCOR। नहीं, अगर अनसिमेट्रिकल कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते, दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लेते हैं, ये छोड़ दो, इसका इस पे फोकस नहीं करो क्योंकि समझ नहीं आया होगा तुमको कि हम क्या बता गए। कहने का मतलब ये है, और तीसरा प्रोडक्ट बन सकता है इसमें R डैश C डबल बॉन्ड O और R डैश। मतलब अगर दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट थे, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो इसमें ये अगर निकल सकता है तो R डैश माइनस के फॉर्म में निकल सकता है, ये अगर निकल सकता है तो R माइनस के फॉर्म में निकल सकता है। ये R डैश इस पे भी अटैक कर सकता है और R डैश इस पे भी अटैक कर सकता है। अगर R डैश इस पे अटैक किया तो R डैश C डबल बॉन्ड O और R डैश बन जाना है। अगर ये R डैश इस पे अटैक किया तो R डैश C डबल बॉन्ड O R बन जाना है। दूसरी अब पॉसिबिलिटी, ये जो R है, ये R ध्यान से समझना, ये R इस पे भी अटैक कर सकता है। तो अच्छा, इस पे अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट सेम हो जाएगा, इस पे भी अटैक कर सकता है तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आ जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूं, अगर दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, सर दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, अगर दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है तो उसमें तीन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी। एक तो सेल्फ का, दूसरा भी सेल्फ का और एक क्रॉस का। अगर इसमें प्रोडक्ट पूछे तो हमेशा ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है,
क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। 3 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, 2 सेल्फ के और एक क्रॉस के। 2 सेल्फ के और एक क्रॉस के डिकार्बोक्सिलेशन में बनने की पॉसिबिलिटी सिंपल सा, जैसे ये मैंने लिखा हुआ और ये लिखा हुआ, मतलब एक बार ये यहां जुड़ सकता है, एक बार यहां जुड़ सकता है, और या ये इसके साथ जुड़ सकता है, ये इसके साथ जुड़ सकता है। मतलब ये बन सकता है क्या, देखो ये बन सकता है CH3 CO और H, ये तो क्रॉस हो गया, प्लस ये बन सकता है CH3 COOCH3 प्लस ये बन सकता है SCOOH। 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज मेजर प्रोडक्ट। मतलब एक का ये निकले दूसरे पे अटैक कर दे, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये सिमेट्रिकल था तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं। ये आपको CH3COOH बन जाएगा और CaCO3 निकल जाएगा। ये देखो ये साइक्लिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कैल्शियम सॉल्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का बना, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी आराम से ये निकलना है। और ध्यान देना, आराम से ये निकलना है, ऐसे समझ लो, आराम से ये निकलना है, ये निकलना है और ये निकलना है, और ये जुड़ जाना, सर जुड़ जाना, सर जुड़ जाना है। CaCO3 निकल जाए, कितने कार्बन, 4 कार्बन का आपको साइक्लिक कीटोन मिल जाना है। ये किससे बना होगा बताओ, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, ये 5 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, ये 5 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, जिसको हम ग्लूटेरिक एसिड बोलेंगे। ग्लूटेरिक एसिड के सॉल्ट का होगा। तो सर सिंपल सा, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं, फिर से और सिंप्लीफाइड, इससे आप CaCO3 निकाल के देख लिया करो, CaCO3 निकाल के देख लिया करो। इसका भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो और इसका भी कॉम्बिनेशन। इससे भी हमने क्या किया है, CaCO3 निकाल के देख लिया है, डिकार्बोक्सिलेशन। इसको देखो, ये भी अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बोलो, एक तो इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ, और इसका बन जाएगा। मतलब PH C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस PH COPH और प्लस CH3 COCH3। लेकिन जब कभी भी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। क्रॉस वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होना है एकदम, जो यहां दिख भी रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट जैसा दिख रहा होता है वैसा हमको प्रोडक्ट कंसीडर कर लेना होता है। बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं, बहुत आसान सा पार्ट। इसमें देखो क्या, मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर हमने Cl के साथ एक्सेस में मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर डाला। ये ऊपर वाले समझ में आए आपको? ये तो सिमेट्रिकल का था तो एक ही प्रोडक्ट बना, अनसिमेट्रिकल का था तो 3 प्रोडक्ट बने। ये साइक्लिक सॉल्ट था तो उसमें भी एक ही प्रोडक्ट बनना, 2 की पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि उसी में जुड़ के वही लगना। ये अनसिमेट्रिकल था तो फिर से 3 प्रोडक्ट बने। जो मेजर जो था वो क्रॉस प्रोडक्ट जो था वो मेजर प्रोडक्ट कैटेगरी थी। इसको देखो, यहां पर Cl मैग्नीशियम विद एक्सेस है तो ए की अगर हम बात करें तो ए हमारा बन, इधर ए लिख रहे हैं, ए इधर लिख रहे हैं, ए जो बन जाना है वो CH2 MgCl बन जाना है और CH2 और MgCl बन जाना है। ए बन गया ना, ग्रिग्नार्ड रीजन बन गया सर, ग्रिग्नार्ड रीजन बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, CO2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट, मतलब ये माइनस है ना। याद करो ग्रिग्नार्ड रीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जो बी बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 COOH, क्योंकि बाद में एसिडिफिकेशन किया है, CH2 और COOH। उसके बाद देखो C कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला इसमें, कितना आसान सा है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, 6 कार्बन का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो सर ये इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेना है।
सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेना है C डबल बॉन्ड O और OOC। कैल्शियम एडिपेट बन गया है, कैल्शियम एडिपिक एसिड का सॉल्ट था वो एडिपेट बन गया। अब फिर हीटिंग इफेक्ट अप्लाई कराना है, हीटिंग इफेक्ट अप्लाई करना है तो सर CO2 निकाल लेना है, सर CO2 निकाल लेना है, CO2 निकाल लेना है तो ये यहां से जुड़ जाने, कितने कार्बन का, 5 कार्बन का साइक्लिक कीटोन बन जाना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट का अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो दिस इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अनसिमेट्रिकल है, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। अगर कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है तो 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साइक्लिक मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट होगा। जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट होगा तो उसको हीट करने पे मॉलिक्यूल के अंदर ही एनायन जनरेट करना, जो अटैक कर देना, उस केस में दिस विल फॉर्म साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड। साइक्लिक कीटोन 5 मेंबर, 6 मेंबर, 3 मेंबर, 7 मेंबर, जितने भी मेंबर बनना होगा बन जाएगा। दिस इज सिंप्लीफाइड ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल सा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेप्ट है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये जो 3, 4, 5 क्वेश्चन है, इससे बाहर की हमको कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आपको, परेशानी आपको आने वाली नहीं होगी। ठीक है, समझ गए, नोट करो इसको। यस, एक और हम छोटा सा पार्ट आपको बताते हैं डीकार्बोक्सिलेशन का, जिसमें यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराने के लिए यहां पर MnO यूज करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट में। मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। किसके साथ? मैग्नीज, MnO के साथ हीटिंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं। क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी रिएक्शन है। मैग्नीज ऑक्साइड MnO के साथ अगर हम हीटिंग इफेक्ट अप्लाई करते तब ऐसा होता है। जैसे हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड को अगर हमारे पास लिखा हो कि दिस इज हीटेड विद MnO एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है फॉर्मल्डिहाइड, प्लस CO2 निकलता है प्लस H2O। इसमें एक्चुअली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की मल्टीपल यूनिट यूज करते हैं। मल्टीपल का मतलब 2 यूनिट यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। सिंपल मैकेनिज्म के पार्ट में ऐसा कुछ नहीं जाना, सिंपल सा पार्ट ये है कि अगर हम फॉर्मिक एसिड को के 2 यूनिट को, ये आपको 2 यूनिट नहीं मेंशन होगा, हमको यहां पर आइडिया लेना है कि MnO के साथ दिया हुआ है क्वेश्चन तो हम 2 यूनिट यूज करेंगे, 2 सिमिलर होंगे। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब 2 सिमिलर यूनिट यूज करेंगे, अगर उनको 2 डिफरेंट देना होगा तो वो बता देंगे आपको। इसको जब हम हीट करते हैं, एक्चुअली यहां पर ऐसे समझना है तुमको, एक H2O निकलता है और एक CO2 निकलता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो यहां से जुड़ जाता है। ऐसे ना समझो, ऐसे इसको समझो, ऐसे बहुत इजी रहेगा। ये हमारे पास H हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और H, ये वैसे ही मैंने लिखा हुआ है। यहां पर भी एक यूनिट H2O निकलता है इस तरीके से, एक CO2 निकलता है और ये जो यहां लगा होता है वो इससे जुड़ जाता है। देखो, जैसे मैंने आपको CH3COOH लिया, CH3COOH को MnO के साथ हीटिंग इफेक्ट में बताया 300 डिग्री सेल्सियस।
CH3COOH के साथ ट्रीट किया। तो यहां पर भी 2 यूनिट आपको किस तरह से ट्रीट कराना है, इस तरीके से OH प्लस HOCO एंड CH3। क्या होता है, एक यूनिट से हमको H2O निकालना होता है, एक यूनिट से CO2 निकालना होता है, और बाकी बचा हुआ पार्ट इसी से जुड़ जाता है, मतलब फॉर्म होता है CH3CO, CH3 प्लस CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O, ऐसा ध्यान रखना। डिकार्बोक्सिलेशन कराना है, और अगर यहां पर अगर मैंने 2 डिफरेंट ले लिया लाइक दिस 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड अगर यूज करना होगा तो वो देंगे आपको। 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना होगा तो वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करेंगे। ये 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर भी डिहाइड्रेशन होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, और H यहां से लग जाएगा कि इस केस में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक इसका इसी के साथ डिकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रेशन, एक इसका इसी के साथ डिकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रेशन, और एक इनका क्रॉस प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब एक बन सकता है CH3COCH3 और तीसरा बन सकता है HCO और H। लेकिन फिर से वही बात कि मेजर प्रोडक्ट जो जनरेट होना है वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट अपना मेजर प्रोडक्ट जनरेट होना है। जो क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट होना है वो मेजर प्रोडक्ट जनरेट होना है। जैसे ये हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, सर हम क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करके MnO से कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं। अगर मैंने इसको हीट किया तो इसी की 2 यूनिट कंबाइन होके इस कीटोन का फॉर्मेशन कर लेंगे, इसी की 2 यूनिट कंबाइन होके इस कीटोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी, बिना किसी टेंशन का क्वेश्चन है। अगर हम और ले लें, एज्यूम करें ये मैंने लिया CH3COOH और एक PHCOOH, तो फिर से यहां पर क्या होना है? डिहाइड्रेशन होना है, डिकार्बोक्सिलेशन होना है, और उसके बाद ये जनरेट हो जाना है, बन जाना है CH3COPH। जो मेजर प्रोडक्ट बनना है वो क्रॉस बनना है। उसके साथ साथ इसमें साइड प्रोडक्ट में भी हम ले सकते हैं जो सेल्फ का, एक ये सेल्फ हो गया और एक ये सेल्फ हो गया। अब प्लस क्या निकल जाएगा? CO2 प्लस H2, बस खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल। कैसा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कुछ भी हो, हमको डिकार्बोक्सिलेशन करा लेना है और डिहाइड्रेशन करा लेना है। लेकिन ये कब कराना है? कब कराना है? जब हम MnO के साथ हीट करते हैं। MnO के साथ हम हीट करते हैं, MnO के साथ हीट करते हैं। MnO यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह काम करता है, MnO यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है। समझ गए? बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत आसान सा, जितने क्वेश्चन चाहो उतने आप सॉल्व कर सकते हो, किसी तरीके की कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हमने डिकार्बोक्सिलेशन के 3-4 केसेस बताए। एक तो हमने बोला सोडा लाइम के साथ हीटिंग इफेक्ट, सोडा लाइम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो तो भी CO2 निकल जाता है, उस केस में हाइड्रोकार्बन बन जाता है। दूसरा मैंने केस लिया था बीटा कीटो एसिड का हीटिंग इफेक्ट। बीटा कीटो एसिड की जगह पर हम अल्फा कार्बन से कोई स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगा सकते हैं तो भी हीटिंग इफेक्ट में डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, CO2 निकल जाता है और प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है। लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप चाहिए। किस कार्बन से? अल्फा कार्बन से लगा हुआ, मतलब उसको हम बीटा कीटो बोल सकते हैं। अल्फा साइनो, अल्फा ट्रिपल बॉन्ड, अल्फा डबल बॉन्ड, अल्फा NO, अल्फा CN, अल्फा NO2, कुछ भी। तीसरा मैंने बताया था आपको ब्लैंक रूल। ब्लैंक रूल क्या था कि वो था सिर्फ हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ब्लैंक रूल इज ओनली फॉर
हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 1,2 एंड 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। 1,4 और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, और 1,6 और 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन दोनों होता है। साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और ये एक डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है। दिस इज आल्सो रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ये भी डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करके फिर से कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं बाय यूजिंग MnOH कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ 3-4 कैटेगरी आपके सामने पेश की है मैंने डीकार्बोक्सिलेशन की। तो डीकार्बोक्सिलेशन का ये टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं, और फिर कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए कुछ नया लेके पेश होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।